एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ और इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस क्लास 9th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशन में हमने आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 59 और 61 पे जितने भी इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन थे उनको हमने कर लिया है सॉल्व, और अब बारी आती है पेज नंबर 63 के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन कुछ और इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अब देखो, प्रीवियस सेशन में हमने 3-4 क्वेश्चन ही आई गेस डिस्कस करे थे, लेकिन उन 3-4 क्वेश्चंस के थ्रू ही हमने कितने सारे टॉपिक्स अपने चैप्टर के रिवाइज कर लिए थे। जैसे कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेल की डिस्कवरी के साथ कि सेल को डिस्कवर किसने किया है। इसके अलावा हमने देखा कि आखिर हम सेल को इतनी इंपॉर्टेंस देते क्यों हैं। सेल को हमने बोल रखा है कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि यही सेल पर ही हमारी लाइफ डिपेंडेंट होती है, क्योंकि सेल ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है और सेल ही सभी असेंशियल जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो फंक्शन मतलब वो परफॉर्म करता है। तो सेल ले दे करके हम अगर कंक्लूड करना चाहें तो सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने देखा था कि सेल के अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं कि सेल में होता क्या क्या है, बेसिक अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो सेल में 3 चीज़ें तो होती ही हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स आपको सभी टाइप के सेल्स में दिखाई देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके अलावा साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने देखा था कि सेल वॉल को हमने इन 3 बेसिक कंपोनेंट्स में सेल के इंक्लूड नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि देयर आर सर्टेन सेल्स जिसमें कि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। उनमें हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जैसे कि हम बात करें अपने बॉडी की सेल्स की, तो एनिमल सेल्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, उनके लिए आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही होती है। इसके अलावा अगर हम बाकी टाइप के सेल्स की बात करें, जैसे कि प्लांट सेल हो गया, फंगाई के सेल्स हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया के सेल्स हो गए, इसके अलावा हम बोलते हैं कि प्रोटिस्ट वगैरह के सेल्स हो गए, तो इनमें हम बोलते हैं कि सेल वॉल होती है। तो पहले सेल वॉल होगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो सभी टाइप के सेल्स में होती है। सेल मेम्ब्रेन सभी में होगी, प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में होगी, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में होगी, यूकैरियोट्स में होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको हर कहीं दिखाई देगी। सेल वॉल का ये रहता है कि कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है। एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है, प्रोटिस्ट में होती है, फंगस वगैरह में होती है। तो इसीलिए अगर मैं बेसिक कंपोनेंट की बात करूं कि जो सभी टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो होगी कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना कि सेल वॉल। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी हमने कई सारी बातें कर ली थी डिस्कस कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोलते हैं कि ये बनी होती, सबसे पहले बनी किसकी होती है, तो ये लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। कैसे लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं, तो इसके लिए सिंगर और निकलसन ने एक फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था कि भाई लिपिड जो है ना 2 लेयर बनाते हैं, जिसको हम लिपिड बायलेयर कहते हैं। ये लिपिड बायलेयर बेसिकली एक विस्कस फ्लूइड बनाती है और इसी विस्कस फ्लूइड में हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, पार्शियली होते हैं, या हम बोलते हैं कि सुपरफिशियली भी हो सकते हैं, कंप्लीटली भी हो सकते हैं। अगर प्रोटीन्स कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली एम्बेडेड हैं, आप बोल सकते हो कि लिपिड बायलेयर में, तो उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। और वो वाले प्रोटीन्स जो कि सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं लिपिड बायलेयर में, तो उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मॉडल दिया था, इसको हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल भी कहते हैं। फिर इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हमने कई सारी बातें करी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली सेल के कंटेंट्स को ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं करती है। ये बात सच है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, लेकिन आइसोलेट नहीं करती है, क्योंकि सेल को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। सेल जो है ना 100% कट ऑफ अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेल को रेस्पिरेशन भी करना होता है, तो उसको गैसेस चाहिए हैं। गैसेस कहाँ से आएंगी? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही आएगी। सेल को खाना भी चाहिए है न्यूट्रिशन के लिए, तो खाना कहाँ से आएगा? एनवायरनमेंट से ही आएगा।
इसके अलावा डाइजेशन होता है खाने का, एक्सक्रीशन करा जाता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी सेल को अपने आप से सेल बॉडी से बाहर भेजना होता है। तो वो बाहर कहाँ भेजा जाएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही भेजा जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा था कि सेल हमेशा एक इंटरैक्शन में रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो कंप्लीट कट ऑफ सेल अफोर्ड नहीं कर सकता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती क्या है? बस सेपरेट करने का काम करती है सेल के कंटेंट्स को। ना ही वो कंप्लीटली परमिएबल हो सकती है, ना ही वो कंप्लीटली इम्परमिएबल हो सकती है। इम्परमिएबल होने का मतलब है कि सेल को बिल्कुल कट ऑफ कर देना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, कि ना कुछ सब्सटेंस एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ सकते हैं और ना ही सेल से कुछ सब्सटेंसेस बाहर जा सकते हैं। यानी कि कोई डाइजेशन, कोई इंजेक्शन नहीं होगा सब्सटेंसेस का, कोई एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली इम्परमिएबल नहीं हो सकती और ना ही सेल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं कि कंप्लीटली परमिएबल भी हो सकती है, कि चाहे जो सब्सटेंस सेल के अंदर चला जाए और चाहे जो सब्सटेंस सेल के बाहर चला जाए। भाई अगर सेल को खाना चाहिए तो खाने के बगल में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी पड़े हैं, तो पता चला कि अगर सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है तो फूड तो आ ही गया सेल के अंदर, साथ ही साथ टॉक्सिक सब्सटेंस भी आ गया। तो टॉक्सिक सब्सटेंस तो हमको पता है कि सेल के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो कोई फ़ायदा नहीं रहा सेल मेम्ब्रेन के होने ना होने का। तो ना ही कंप्लीटली परमिएबल, ना ही हम बोलते हैं कि वो कंप्लीटली इम्परमिएबल होती है, वो बीच की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। यानी कि चुन चुन के चीज़ों को सेल के अंदर आने देगी और चुन चुन के चीज़ों को सेल के बाहर जाने देगी। ठीक है, तो सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट कैसे होता है? सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। कैसे होता है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस से। हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बेसिकली हम बोलते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम बोलते हैं कि सब्सटेंसेस जो हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। इंक को पानी में अगर आप डालते हो तो इंक ग्रेजुअली अपने आप पूरे पानी में स्प्रेड हो जाती है। ये नहीं कि इंक को स्प्रेड करने के लिए, मिक्स करने के लिए पानी में आपको ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ती है। इजीली हम बोलते हैं कि इंक अपने आप जो है पूरे पानी में स्प्रेड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जिस पानी के पोर्शन में आप इंक की ड्रॉप्स डालते हो ना, पानी के उस पोर्शन में इंक के पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जो रिमेनिंग पानी है जहाँ पे आपने इंक नहीं डाली है वहाँ पे इंक का कॉन्सेंट्रेशन, इंक के पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है, होता ही नहीं है। तो ग्रेजुअली क्या होगा? इंक अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है। ठीक है, और ऐसे ट्रांसपोर्ट में हम बोलते हैं कि किसी भी एनर्जी को खर्च नहीं करना पड़ता है, किसी भी ऑटो रिक्शा की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई हमें यहाँ से वहाँ लेकर के जाए। अपने आप हम बोलते हैं कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंसेस जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। डिफ्यूजन हम बोलते हैं कि एयर मीडियम में भी हो सकती है, लिक्विड मीडियम में भी हो सकती है। अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस हम बोलते हैं कि डिफ्यूजन का ही एक टाइप होता है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए हमेशा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए है या एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही हो सकता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन तो हम बोलते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना भी हो सकता है या उसके साथ भी हो सकता है। जैसे कि हम पानी में इंक को मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी डिफ्यूजन तो हो ही रहा है। तो डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना भी हो सकता है और उसके साथ भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए हमेशा एक, आप बोल सकते हो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए ही चाहिए है। उसके बिना जो सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ से वहाँ अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं जा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की और ऑस्मोसिस की, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो वो हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल के अक्रॉस हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे हम बोलते हैं कि मूवमेंट होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो हम बोलते हैं कि डिफ्यूजन के थ्रू ही सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन एयर मीडियम में भी हो सकता है और लिक्विड मीडियम में भी हो सकता है। और अगर आप बोलोगे कि मैम पानी कैसे जाएगा सेल के अंदर या बाहर, तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई ऑस्मोसिस हो सकता है, क्योंकि ऑस्मोसिस हम बोलते हैं कि लिक्विड मीडियम में ही हो सकता है, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही अंदर या बाहर जा सकते हैं सेल के थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
अभी तक हमने इतनी पूरी स्टोरी पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं आगे की। अब सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली, तो एक काम करते हैं सेल वॉल को भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो सेल वॉल का सबसे बड़ा आप बोल सकते हो कि मेजर प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। बाकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बात करी है जिसकी, वो एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है, एक लिविंग कॉम्पोनेंट होता है हमारे सेल का, सभी सेल का, ठीक है। सेल वॉल हम बोलते हैं कि नॉन लिविंग होती है और ये बहुत ही रिजिड होती है। रिजिड होने का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस वगैरह, गैसेस के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स, ये तो हम बोलते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ना सेल के अंदर बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स हो गए और कुछ खाने के पार्टिकल्स हो गए, ये कैसे सेल के अंदर और बाहर जाएंगे? भाई इनका सेल के अंदर बाहर जाना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। इनके लिए कुछ और करना पड़ता है सेल को। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सपोज हमारे पास क्या है, अमीबा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। हमारे पास क्या था, ये एक अमीबा था और अमीबा के बाहर क्या पड़ा हुआ था, एक खाने का पार्टिकल पड़ा था, फूड पार्टिकल पड़ा था। अब अमीबा इस फूड पार्टिकल को खाना चाहता है, तो अमीबा क्या करेगा? अमीबा हम बोलते हैं कि अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनवाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन जाती हैं, ये हम बोलते हैं कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या एक्सटेंशंस बन गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इस तरीके से। अब आप खुद ही सोचो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल ना हो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल ना हो, तो क्या अमीबा अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या एक्सटेंशंस बनवा पाएगा? नहीं बनवा पाएगा, है ना। तो कंक्लूड हमने ये किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, जैसे चाहे सेल उसे मूव कर सकता है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फिर क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये जो फूड पार्टिकल है ना, इसको घेरना चालू करती है। ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बने हैं, ये क्यों बने हैं? क्योंकि ये एक्सटेंशंस अल्टीमेटली जाकर के ये जो फूड पार्टिकल है ना, उसको जाकर के घेरेंगे। तो ये देखो इस तरीके से क्या होता है कि ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ने ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करा, खाने को घेर लिया खाने को। अब आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे जो खाना है वो अब सक्सेसफुली, हाँ आगे जाके क्या होगा ना, जैसे ये घेरा जाएगा खाना, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हैं ना सेल मेम्ब्रेन के, ये आपस में फिर से फ्यूज हो जाते हैं। अभी के लिए ये सेपरेटेड थे, लेकिन जैसे ही खाने को इनने घेरा और घेरने के बाद ये दोनों आपस में जाकर के फ्यूज हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि जो खाना होता है अमीबा के अंदर आ जाता है। आ तो जाता है, लेकिन कैसे आता है, देखो एक वैक्यूल के अंदर आ जाता है। यानी कि इनिशियली आप बोल सकते हो कि खाना अमीबा के बाहर था, लेकिन जैसे ही अमीबा उसको अंदर लेकर के आया, वो एक वैक्यूल के अंदर लेकर के आया, अपने आप जो है एक वैक्यूल फॉर्म हो गया खाने के अराउंड, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक फूड वैक्यूल बन गया। क्यों? क्योंकि इस वैक्यूल के अंदर खाना है अमीबा का। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाले थे अमीबा ने, एक्सटेंशंस निकाले थे, ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। सूडोपोडिया इसलिए क्योंकि ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म भी हम बोलते हैं कि इक्वली पार्टिसिपेट करता है सूडोपोडिया को बनाने के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं कि ये सेल का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो फ्लूइड चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है मूव करेंगी, फ्लो करेंगी, लेकिन हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण अलॉन्ग विद साइटोप्लाज्म वो क्या बना पाती है, सूडोपोडिया बना पाती है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एंडोसाइटोसिस हो पाता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर लेना। एंडो मतलब अंदर और साइटो मतलब क्या होता है, सेल। तो सेल के अंदर लेने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये एंडोसाइटोसिस तभी पॉसिबल होगा जब अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल के पास अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई भी
प्रॉपर्टी नहीं होती है। सेल वॉल हम बोलते हैं कि काफ़ी रिजिड होता है, वो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कभी भी शो नहीं करने वाला है। कौन? सेल वॉल। ठीक है, तो नॉन लिविंग तो हो ही गई, रिजिड तो हो ही गई। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ये बनी किसकी होती है, ये हम बोलते हैं कि सेल्यूलोज की बनी होती है। तो काफ़ी हार्ड होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। और एक और मेजर पॉइंट है हम बोलते हैं कि सेल वॉल का, वो ये है कि ये कंप्लीटली परमिएबल होती है। कहाँ? तो हमारी सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल थी, चुन चुन के चीज़ों को अंदर जाने देगी, चुन चुन के चीज़ों को बाहर जाने देगी। और कहाँ हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं कि ये कंप्लीटली परमिएबल होती है, मतलब चाहे जो सेल के अंदर आ सकता है, सेल के अंदर मतलब कि सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है, और चाहे जो सब्सटेंस सेल वॉल को क्रॉस करके बाहर जा सकता है। कि इतनी परमिएबल होती है, हर चीज़ के लिए को अपने थ्रू जाने देगी। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो कि आपके पास क्या है, एक सेल है। ठीक है, आपके पास एक सेल है और उसको आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला हुआ है। क्या आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को समझ पा रहे हो? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने प्रीवियस सेशन में, इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया है कि सपोज आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने रेजिन डाली हुई है, किशमिश डाली हुई है। अब इस रेजिन के अंदर भी क्या होता है, शुगर होती है, शक्कर होती है, प्लस हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होता ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मॉइस्चर होता ही नहीं है रेजिन में। ठीक है, इसके अलावा हम बोलते हैं कि इस बीकर में आपने क्या लिया है, पानी भी लिया है। ठीक है, पानी तो लिया ही है, साथ में इसमें हमने थोड़ी सी शक्कर और डाल दी है, थोड़ी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल के रखी हुई है। तो आपने करा क्या, बीकर में किशमिश ली, किशमिश में भी शक्कर है और पानी है, और जिस बीकर में आपने अपनी किशमिश को रखा है, रेजिन को रखा है, उस बीकर में भी सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? तो शुगर सोल्यूशन है। अब होता क्या है कि किशमिश के अराउंड जो पानी है, जो सोल्यूशन है, उसमें आप बोलते हो कि शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जब भी आप बोलते हो ना कि कम या ज़्यादा है, तो आपको कोई रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ता है, कोई एक रेफरेंस बताना पड़ता है कि हम इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि किशमिश के अराउंड जो सोल्यूशन है उसमें शक्कर ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है? रेजिन के अंदर, किशमिश के अंदर जो शुगर है ना, उससे ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आई कि मैंने बोला कि किशमिश के अराउंड जो सोल्यूशन है उसमें शक्कर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? तो किशमिश के अंदर जो शक्कर है ना, उससे ज़्यादा है। तो जाहिर है यहाँ पे शुगर ज़्यादा है, यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा है, तो किशमिश के अराउंड जो सोल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट यानी कि पानी क्या होगा? कम होगा, है ना। पानी कम होगा तो किससे कम होगा? किशमिश के अंदर जो पानी है ना, उससे कम होगा। क्या ये आपको चीज़ समझ में आ गई कि किशमिश के अराउंड जो पानी है, जो सोल्यूशन है, उसमें उसमें शुगर ज़्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में? तो किशमिश के अंदर जो शुगर है उससे ज़्यादा है। तो किशमिश के अंदर जो पानी है वो कैसा है? ज़्यादा है। कहने को किशमिश तो खुद ही एकदम पिचकी सी होती है, लेकिन फिर भी उसको जिस सोल्यूशन में रखा गया है, उस सोल्यूशन के कंपैरिजन में हम बोलते हैं कि किशमिश के अंदर जो पानी है वो कैसा है? ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट ऑफ दैट सोल्यूशन इन विच हमारी किशमिश रखी हुई है। ठीक है, तो होगा क्या भाई? ऑस्मोसिस का यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि किशमिश की जो ऊपर की कवरिंग होती है वो भी क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और लिक्विड मीडियम तो यहाँ पे हमको दिख ही रहा है। तो डेफिनेटली क्या होगा? एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी, और सॉल्वेंट हम बोलते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। अब सॉल्वेंट ज़्यादा कहाँ है? सॉल्वेंट हम बोलते हैं कि किशमिश के अंदर है ज़्यादा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि किशमिश से मॉइस्चर या पानी जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा, और किशमिश हमारी और पिचक जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने देखा कि जब एक सेल को या एक किशमिश हमको यहाँ पे एक सेल को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो किशमिश को जब आप एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दोगे, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो जब आप सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हो, जहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो सेल या किशमिश क्या हो जाती है? पिचक जाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया है? अब हमने एक ऐसा सेल लिया है जिसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन तो है ही, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि सेल वॉल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? यहाँ पे मैं सेल वॉल भी बना देती हूँ। तो ये सेल वॉल क्या हो गई? ब्लू कलर की हो गई। और चलिए काम करते हैं, ये जो शेप है ना हमारे सेल का, इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल शेप का हम सेल बनाते हैं। तो ये ब्लू कलर की मैंने क्या बना दी है? ब्लू कलर की मैंने बना दी है सेल वॉल, और रेड कलर की क्या बना दी है? सेल मेम्ब्रेन बना दी है।
अब इस सेल के अंदर भी क्या है, इस सेल के अंदर हम बोलते हैं कि शुगर है प्लस वाटर है, बाहर भी हम जिस सोल्यूशन में रखा हुआ है उसमें भी क्या है, वाटर है प्लस शुगर है। बाहर जो सोल्यूशन है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो सेल के अंदर जो सॉल्यूट है ना उससे ज़्यादा है, तो बाहर क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल वॉल को परवाह नहीं रहती है कि कुछ भी आ जा सकता है सेल के अंदर, कोई उसको चिंता नहीं रहती है। तो होगा क्या, जैसे ही सेल को पता चलेगा कि भाई बाहर जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, यानी कि हमारे अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है सोल्यूशन के कंपैरिजन में, रिस्पेक्ट में, तो होगा क्या, जो सॉल्वेंट पोर्शन है ना वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे कि रेजिन में हुआ था, किशमिश में हुआ था, किशमिश पिचक जाती, क्यों पिचक जाती, क्योंकि उसमें से सॉल्वेंट निकल जाता है, सोल्यूशन में चला जाता है। तो यहाँ भी हम बोलते हैं ऐसे ही होगा, अंदर का जो सॉल्वेंट होगा, सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट होगा वो हम बोलते हैं कि बाहर सोल्यूशन में चला जाएगा। तो आप खुद ही सोचो कि क्या हमारा सेल अब फिर से नहीं सिकुड़ जाएगा, जैसे कि किशमिश श्रिंक हो रही थी वैसे ही हमारा सेल भी क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है कि सेल के अराउंड, इस सेल के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, लेकिन साथ साथ में क्या है, सेल वॉल भी है। लेकिन सेल वॉल तो हमने बोला बहुत रिजिड है, इतनी रिजिड है कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करती ही नहीं है। अमीबा जितने अच्छी तरीके से सूडोपोडिया फॉर्म करके फूड वैक्यूल बनाता है ना फूड के अराउंड, अगर अमीबा के पास भी सेल वॉल होती ना तो वो इतने ईजीली फूड वैक्यूल नहीं बना सकता, सूडोपोडिया तो वो बना ही नहीं सकता। तो होगा क्या कि सेल जो मेम्ब्रेन होगी ना वो तो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, लेकिन जो सेल वॉल है ना वो वैसी की वैसी रहेगी। तो अगर मैं आपको इसका एक डायग्राम बताना चाहूँ तो एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिकुड़ जाती है। आपको जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये क्या है, श्रिंक्ड सेल मेम्ब्रेन है। और इस ब्लू कलर को देखो, ब्लू कलर वैसा का वैसा ही है, सॉल्वेंट बाहर निकल गया है सेल से, लेकिन फिर भी सेल वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा। सेल को पिचकना है, सेल मेम्ब्रेन पिचक गई क्योंकि उसके अंदर का कंटेंट कम हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया, जैसे कि रेजिन पिचक गई थी, लेकिन सेल वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं, जिसकी सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है क्योंकि अंदर का कंटेंट जो है बाहर निकल आता है, सेल के बाहर चला जाता है, लेकिन सेल वॉल वैसी की वैसी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है इसलिए वो सिकुड़ गई, लेकिन सेल वॉल श्रिंक होना चाहती है लेकिन वो फिर भी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत ही रिजिड है। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल वॉल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि ये सबसे पहले कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, ये कंप्लीटली परमिएबल होती है, ये रिजिड होती है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। प्लस हमने बोला कि परमिएबल वाला पॉइंट भी हमने देख लिया ना। और अब इसके कुछ फंक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, अब जब आप बोल सकते हो कि इतनी रिजिड है तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट में, या आप बोल सकते हो कि सेल का ये क्या करती है, शेप मेंटेन करती है। देखो ये जो सेल था, जो हमारा प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इसके अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भले ही हम बोलते हैं कि श्रिंक हो गई हो, लेकिन सेल का जो शेप है वो तो वैसा का वैसा रहा। क्यों, क्योंकि सेल वॉल नहीं श्रिंक हुई ना। तो हम बोल सकते हैं कि सेल वॉल का एक बेसिक फंक्शन ये भी हो सकता है कि सेल वॉल क्या करता है कि सेल की शेप को मेंटेन करता है किसी भी तरह की इंजरी से, क्योंकि बहुत रिजिड होता है तो किसी भी तरह की इंजरी से, डेसिकेशन वगैरह से ये प्रोटेक्ट कर सकता है सेल को। इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल्स के पास हम बोलते हैं कि सेल वॉल होती है, तो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, यानी कि वो पार्ट्स प्लांट के जो कि हवा में रहते हैं, वो हवा में कैसे होते हैं, बहुत ही इरेक्ट पोजिशन में खड़े रहते हैं, है ना। स्टेम, भले ही ट्री अभी प्लांट ना बना हो, लेकिन एक प्लांट जो होता है, नन्हा सा पौधा भी हम बोलते हैं कि खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है, कोई सपोर्ट तो हम उसको जाकर के देते नहीं है, वो हम बोलते हैं कि अपने सेल की इन सेल वॉल्स के कारण ही उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है ना। प्लांट की जो एरियल पार्ट्स होते हैं, प्लांट के तो सभी पार्ट्स में हम बोलते हैं कि प्लांट सेल्स ही होंगे, लेकिन जो एरियल पार्ट्स होते हैं वो कैसे खड़े रह पाते हैं स्ट्रांगली, क्योंकि उनके सेल्स के पास सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल खड़ी रहती है। यानी कि आप सोच सकते हो ना कि
एरियल पार्ट जो होते हैं ना प्लांट्स के, उनको सपोर्ट करने वाला पीछे से कोई है, सपोर्ट सिस्टम उनका स्ट्रांग है, सेल वॉल स्ट्रांग है, वो खड़ी हुई है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो भी स्ट्रांग होते हैं और वो भी खड़े रहते हैं, सनलाइट को कंटिन्यूसली फेस करते रहते हैं। तो 3 फंक्शंस, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, और हम बोलते हैं कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, इसके अलावा प्लांट सेल में, फंगस वगैरह में, ठीक है, इन सब में हम बोलते हैं कि सेल वॉल होती है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि बहुत ही रिजिड होती है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, कंप्लीटली परमिएबल होती है, कोई मतलब नहीं होता चाहे जो अंदर आ जाए सेल की, चाहे जो बाहर चला जाए सेल के। फंक्शन क्या क्या होते हैं कि शेप को मेंटेन करेगी, सेल के शेप को, डेसिकेशन इंजरी वगैरह से बचा लेगी, और एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो अभी हमने जो है, अभी तक हमने सेल के 2 कंपोनेंट्स को पढ़ लिया है, एक हमने पढ़ा कौन सा, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा हमने पढ़ लिया सेल वॉल, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट हम पढ़ सकते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है हमारे सेल का, या आप बोल सकते हो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है हमारे सेल का। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है साइटोसोल और एक होता है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स अभी हमें बहुत सारे पढ़ने हैं, तो अभी हम फोकस करते हैं साइटोसोल पे। तो साइटोसोल में हम बोलते हैं कि 90% तो वाटर ही होता है, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होंगे, शुगर्स वगैरह होंगे, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं कि बेसिकली ये ना एक रॉ मटेरियल का स्टोर हाउस होता है हमारे सेल का, कि सेल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं, मेजॉरिटी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म, सेल की साइटोप्लाज्म में ही चलती रहती हैं, और कुछ न्यूक्लियस में भी चलती हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो हमेशा चाहिए ही रहता है। तो साइटोप्लाज्म के पास एक स्टोरेज हाउस टाइप का होता है कि जब भी किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कोई ना कोई सामान चाहिए है तो साइटोप्लाज्म से वो आकर के ले सकता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं कि सेल का फ्लूइड या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है साइटोसोल, दूसरा है सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसोल हम बोलते हैं कि 90% वाटर का होता है, और इसके अलावा एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, अमीनो एसिड्स होंगे, शुगर्स होंगी, गैसेज हो गई, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे। इसके अलावा हम बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म रॉ मटेरियल का एक सेंटर होता है सेल के लिए, कि सेल में कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में हम बोलते हैं कि हमेशा रॉ मटेरियल्स होंगे उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, साइटोप्लाज्म डिस्कस कर लिया, अब आगे हम न्यूक्लियस को भी करेंगे डिस्कस, और हमने सेल वॉल को भी कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी, सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे सेल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो अलग है कि सेल थ्योरी में शिल्डर और श्वाइन ने बताया था कि 2 टाइप के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। प्लांट के पास हम बोलते हैं प्लांट सेल्स होंगे और एनिमल्स के पास एनिमल सेल्स होंगे, वो कैटेगराइजेशन अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, कि सेल कितना कॉम्प्लेक्स है कितना नहीं है, उसके बेसिस पे 2 टाइप के सेल्स होते हैं। वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन वी हैव यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे हमारे प्लैनेट पे, हमारी अर्थ पे, तो उन ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत ही बेसिक फॉर्म था एक सेल का। इसके बाद में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि सेल में कुछ कुछ चेंजेस आते गए आते गए आते गए, और फाइनली प्रोकैरियोटिक सेल्स हम बोलते हैं कि कन्वर्ट हो गए किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स आप बोल सकते हो कि अपडेटेड या मॉडर्न वर्जन होता है सेल का, प्रिमिटिव टाइप की सेल। प्रो का मतलब क्या होता है कि प्रिमिटिव, पुराने ज़माने के सेल्स होते हैं ये, और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, ये यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि आज के टाइम पे जो हमें सेल्स दिखाई देते हैं, आज नहीं लेकिन हाँ बोल सकते हो कि मॉडिफाइड जो आपको फॉर्म दिखता है सेल का, वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। अब इनके बीच में हम बोलते हैं कि कुछ डिफरेंसेस भी हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है ज़रा देखो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, साइज़ की। तो साइज हम बोलते हैं कि जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है, स्मॉल होता है। कितना होता है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो आपको 1 माइक्रोमीटर का रिलेशन बता दिया गया है मीटर के साथ, तो उस हिसाब से आप प्रोकैरियोटिक सेल के साइज को एस्टिमेट कर सकते हो, कि मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर तक का होता है।
तो आप रिलेट कर लो कि कितने मीटर्स में आएगा। फिर इसके बाद में यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। कितना होता है? तो 5 से 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अब बारी आती है किसकी? न्यूक्लियर रीजन की। और न्यूक्लियर रीजन में हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है एक ब्लैंक है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमको इन गैप्स को ही, इन ब्लैंक्स को ही हमें भरना है। तो होता क्या है कि न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस हमारे सेल का ना एक हेडक्वार्टर होता है। जैसे कि अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, उन ऑफिस की क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, दूसरी दूसरी सिटीज़ में होती हैं। जैसे कि एक रूरल एरियाज़ में हो गई, बैंक की शाखाएं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सभी ऑफिसेज का, बैंक का एक हेडक्वार्टर भी होता है जो कि एक सिटी में ही होता है। जैसे कि बैंगलोर ले लो, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, तो एक हेडक्वार्टर होता है जहाँ पे सभी ऑफिस जा करके रिपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली सभी ऑफिस अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट करने की बारी आती है तो रिपोर्ट बॉस को किया जाता है, और बॉस कहाँ रहता है? हेडक्वार्टर में रहता है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि सेल भी कई तरह के फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन अल्टीमेटली रिपोर्ट किसको करता है? न्यूक्लियस को ही करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस हम बोलते हैं कि सेल का हेडक्वार्टर होता है। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि सेल का हेडक्वार्टर कौन है? न्यूक्लियस है, तो तुरंत आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे सेल के लिए न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सेल जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती है ना सेल में, वो सारी चीज़ें जो है ना गड़बड़ा जाएंगी, यानी कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो हेडक्वार्टर का होना बहुत ज़रूरी है, न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है। अब न्यूक्लियस हम बोलते हैं कि सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम बोलते हैं कि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है सेल का। कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा हम बोलते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स में मोस्टली हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। लेकिन हम बोलते हैं कि प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में बीच में हम बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है। क्या ये चीज़ आप सभी को समझ में आ रही है कि न्यूक्लियस के लिए हमने बोला है कि न्यूक्लियस बेसिकली सेल का क्या होता है? एक हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, और सभी चीज़ें, जो भी सभी फंक्शंस होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती है सेल में, सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के लिए हम बोलते हैं कि मेजॉरिटी यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो एक लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है सेंटर लोकेशन पे प्लेस्ड होता है, और प्लांट सेल में हम बोलते हैं कि थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में एक बड़ा सा इस तरीके का एक वैक्यूल बन जाता है, तो न्यूक्लियस हम बोलते हैं कि थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में न्यूक्लियस के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस के पास 3 से 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियर एनवलप की। एनवलप मतलब क्या? एक कवरिंग। तो न्यूक्लियस के पास भी हम बोलते हैं क्या होती है? एक कवरिंग होती है। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस को बनाना चाहूँ तो ये देखो, ये बना दिया क्या मैंने? एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही होंगी, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन, और यही दोनों मेम्ब्रेन मिलके क्या बनाती हैं? यही दोनों मेम्ब्रेन मिलके बनाती हैं न्यूक्लियर एनवलप। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एनी मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप होता है। ठीक है, अब ये दोनों ही मेम्ब्रेन्स जो होती है ना, ये इतनी कॉन्टिन्यूस नहीं होती। अभी आपको दिख रहा होगा ना कि कितनी राउंड राउंड कितनी कॉन्टिन्यूस है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इतनी कॉन्टिन्यूस होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियर एनवलप में भी हम बोलते हैं कि क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आपके सामने कुछ ही देर में न्यूक्लियर एनवलप में पोर दिखाई आपको देने लगेंगे। कैसे? ये देखो, क्या आपको एक पोर दिखाई दिया? अब आपको दूसरा पोर भी दिखाई देने वाला है, फिर आपको अभी तीसरा पोर भी दिखाई दे दिया होगा। तो इनिशियली दूर से देखने पे हमको लग रहा था कि न्यूक्लियर एनवलप बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन ये देखो यहाँ पे तो हमको न्यूक्लियर एनवलप में 3 पोर्स दिखाई दे रहे हैं। क्या ज़रूरी है न्यूक्लियर पोर्स का होना? बिल्कुल ज़रूरी है भाई। देखा जाए तो न्यूक्लियर एनवलप जो है काफ़ी कंटिन्यूस जा रही थी, काफ़ी स्मूथ जा रही थी, क्यों बेवजह उसमें पोर्स बना दिए? पोर्स बनाना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि हम न्यूक्लियस को सेल के साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? साइटोप्लाज्म के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं कि सेल का सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट कहाँ होता है? तो सपोज मेरे पास क्या है, ये एक सेल है और ये क्या है, सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में हम बोलते हैं कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में हम बोलते हैं कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब अगर आप खुद ही सोचो कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाले जो न्यूक्लियर एनवलप है वो अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो होगा क्या कि न्यूक्लियस पूरे के पूरी तरीके से जो बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उससे क्या हो जाएगा, उसका कट ऑफ हो जाएगा, वो आइसोलेट हो जाएगा। भाई जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने साइटोप्लाज्म को या सेल के अंदर के कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कट ऑफ नहीं किया, उसका आइसोलेट नहीं करवाया, तो फिर न्यूक्लियर एनवलप वो क्यों काम करेगी? तो न्यूक्लियर एनवलप में भी हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली जो अंदर का कंटेंट होता है न्यूक्लियस का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, आइसोलेट नहीं कराएगा, कनेक्ट करवा सकता है कि सब्सटेंसेस को अगर अंदर बाहर करना हो तो वो कर सकते हैं, इसीलिए न्यूक्लियर पोर जरूरी है। तो न्यूक्लियर एनवलप हो गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि न्यूक्लियस के अराउंड दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों ही मेम्ब्रेन्स के बीच में हम बोलते हैं कि एक स्पेस भी होता है जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं। हमेशा दो मेम्ब्रेन्स होंगी न्यूक्लियस के अराउंड, आउटर इनर, दोनों को मिलाकर के हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, और दोनों के बीच की स्पेस होती है जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और इन एनवलप्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। फिर इसके बाद में अंदर होता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म। सेल का जब न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का फ्लूइड मैट्रिक्स। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि कुछ यहाँ पे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो या एक से ज़्यादा हो, कभी कभी हम बोलते हैं कि एक भी होते हैं या कभी कभी हम बोलते हैं कि एक से ज़्यादा भी होते हैं। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये काफ़ी डेंस होते हैं और इनके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे डेंस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं भाई? इनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। एक भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डेंस स्फेरिकल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं बिना किसी मेम्ब्रेन के, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और फिर इसके बाद में अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल, मैंने आपको बताया था कि इस बारे में बहुत बहस हुई थी कि भाई कौन सेल कहाँ से आते हैं, नए सेल्स कहाँ से आते हैं। तो शील्डन और श्वैन ने अपनी सेल थ्योरी में बताया था कि स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाते हैं, कि कहीं से भी सेल आ गए, अचानक से प्रकट हो गए। फिर रुडोल्फ वर्काउ ने हमको बताया था कि नहीं भाई, सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, यानी कि ऑलरेडी जो सेल एग्जिस्ट करते हैं वही न्यू सेल्स को फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं? तो जाहिर है खुद डिवाइड करेंगे ना, कि सेल डिवाइड करते हैं। तो जब कोई सेल डिवाइड नहीं करता है, जब वो डिवीजन शो नहीं करता है, उस समय उसके न्यूक्लियस में हमको कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और ये फाइबर्स जो है ना आपस में क्रिस क्रॉस मैनर में बहुत ही डिफ्यूज्ड नेटवर्क बना करके प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से। ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो ब्राइट ब्लू कलर है ये हमको क्या बता रहा है? ये ब्राइट ब्लू कलर हमको बता रहा है कि ये क्या है, एक क्रोमैटिन मटेरियल है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? एक नॉन डिवाइडिंग सेल में फाइबर्स का आप बोल सकते हो कि डिफ्यूज्ड नेटवर्क होता है, ठीक है, क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट होते हैं, डिफ्यूज्ड नेटवर्क बनाते हैं। और इसे जो ये फाइबर्स हम बोलते हैं कि डिफ्यूज नेटवर्क बना रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। अब होता क्या है कि जब सेल अपने डिवाइडिंग स्टेज में पहुंचता है, यानी कि जैसे ही सेल डिवीजन की स्टेज में पहुंचता है, तो ये जो क्रोमैटिन है ना,
ये कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद में ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे क्रोमोसोम बन गया। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे क्रोमोसोम बनता हुआ? तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था तो वहाँ पे क्या था, क्रोमैटिन मटेरियल था, और जैसे ही सेल अपने डिवीजन की स्टेज पे पहुंचा, ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो गया और उसने क्या बना लिया, कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स बना लिए। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम बेसिकली हम बोलते हैं कि आर्म्स होती हैं जिसको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्रोमैटिड्स हम बोलते हैं कि एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, वहाँ पे ये जुड़े हुए रहते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के, प्लस इनमें होता है क्या, प्रोटीन्स। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं ना, ये रिच होते हैं किसमें, आरएनए में एंड प्रोटीन्स में। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम न्यूक्लियोलस क्यों होते हैं, उसमें होता क्या है? आपने बता दिया कि बस डेंस ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं नंबर में। एक्चुअली ये आरएनए और प्रोटीन्स में रिच होते हैं। अब क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स के। ठीक है, ये जो डीएनए होते हैं ना, इनके ये डीएनए के कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं कौन, जीन्स। और भाई जीन्स का क्या कहना, जीन्स तो हम बोलते हैं कि यही तो होती हैं हेरिडिटरी यूनिट्स। आज अगर हम अपने माता पिता जैसे दिख रहे हैं, दादी बाबा नाना नानी जैसे दिख रहे हैं, तो क्यों दिख रहे हैं, जीन्स के कारण दिख रहे हैं, कि उनके जीन्स हमारे बॉडी में आकर के एक्सप्रेस हो गए हैं, इसलिए हमारी नाक, कान, आँख हमारे माता पिता जैसा दिखाई देता है। तो जीन्स क्या होते हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं, और यही फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रैवल करते जाते हैं। तो हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस में। इसीलिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हेडक्वार्टर होता है। न्यूक्लियर एनवलप होता है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियर एनवलप में हम बोलते हैं दो मेम्ब्रेन्स बनाई जाती हैं, दो मेम्ब्रेन्स मिलकर न्यूक्लियर एनवलप बनाते हैं, दोनों के ही हम बोलते हैं कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अंदर हम बोलते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में हम बोलते हैं कि कुछ ग्रेन्युलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं नंबर में, रिच होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन्स में। इसके अलावा जब सेल डिवाइड नहीं करता है तो उस टाइम पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं कि डिफ्यूज नेटवर्क में अरेंज होते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। जैसे ही सेल अपने डिवाइडिंग स्टेज में पहुंचता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के एंड प्रोटीन्स के। डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट्स पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि जिनको हम हेरिडिटरी यूनिट्स कहते हैं, और यही यूनिट्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होती हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियस हम बोलते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेल का। ठीक है, अब उसी न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे चर्चा करी गई थी कि न्यूक्लियर रीजन, अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक। देखो न्यूक्लियस तो हम बोलते हैं कि प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, लेकिन होता क्या है ना कि जो प्रोकैरियोट्स होता है ना, उनके पास न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियर एनवलप होती है ना, वो एब्सेंट होता है। आप खुद ही सोचो कि सपोज यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बना दिया है। ठीक है, ये बना दिया मैंने क्या, एक फ्लावर। अब इस फ्लावर के ऊपर मैंने कर दिया क्या, एक रेड कलर। अब अगर इस फ्लावर के ऊपर मैं क्या बना दूं, ब्लैक कलर की आउटलाइन बना दूं। ठीक है, ब्लैक कलर की मैं क्या कर दूं, एक आउटलाइन बना दूं, तो मुझे ये फ्लावर अच्छी तरह के से दिखाई देगा, मुझे ये फ्लावर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिखाई देगा, मुझे इसकी इंडिविजुअल पेटल्स दिखाई देंगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ये ब्लैक कलर की आउटलाइन को ही मैं उठा करके मिटा दूं, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, मुझे यहाँ पे कुछ लूज नेटवर्क दिखाई देगा, है ना। और एग्जैक्टली यहाँ होता है प्रोकैरियोट्स के केस में कि न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियर मटेरियल तो है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल को सराउंड करने वाला जो न्यूक्लियर एनवलप है ना, वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिसके कारण न्यूक्लियर रीजन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिखाई देता है, कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देती है। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवलप प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्रोमोसोम्स की बात करें तो सिंगल होता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हम बोलते हैं कि मोर देन वन हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स सभी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। और अब बारी आती है यूकैरियोटिक सेल के, एक एक करके सारे ही
जितने भी हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके हम सभी सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और है, ये जो मैंने आपको बताया है ना अभी अभी कि ये पूरा आंसर है उसका, ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है ये उसका पूरा आंसर है कि न्यूक्लियर रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं होती है। तो वो जो रीजन है ना जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन उसको सराउंड करने वाली कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसे न्यूक्लियर रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो कि प्रोकैरियोट्स में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप प्रोकैरियोट्स हैव न्यूक्लियोइड। बस इतना लिख देना, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोट की बात थी, यूकैरियोट्स में हम बोलते हैं कि वेल डिफाइंड एनवलप प्रेजेंट होता है अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल। तो न्यूक्लियोइड वर्ड ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रोकैरियोट्स में ही यूज़ करोगे, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमें कौन कौन सी पढ़नी है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, प्लास्टिड्स पढ़ना है, गोल्जी अपैरेटस पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, लाइसोसोम्स पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या फंक्शन है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमने न्यूक्लियर एनवलप पढ़ लिया है, न्यूक्लियस पढ़ लिया है, तो न्यूक्लियस के ही बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में एक सेल ऑर्गेनल दिखाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले वही पढ़ा देती हूँ। ये है हमारे पास एक तरफ यूकैरियोटिक सेल और ये है हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है ना, डीएनए ऐसी स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, कोई हम बोलते हैं कि सेल ऑर्गेनल नहीं है, कोई हम बोलते हैं कि इस तरह की न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक फॉर्म है किसी भी सेल का। और वहीं हमारे पास दूसरी तरफ है कौन, यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आपको तरह तरह के जो है ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, एनवलप दिखाई दे रहा है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अभी हम फोकस करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में ही हम बोलते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रहा न्यूक्लियस हमारा, और न्यूक्लियस के अराउंड आपको न्यूक्लियर एनवलप दिखाई दे रही होगी। न्यूक्लियर एनवलप से ही जुड़े आपको एक बेसिकली एक नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा। ये नेटवर्क किसका होता है, ये नेटवर्क हम बोलते हैं कि वेसाइकल्स का होता है और ट्यूब्स का होता है। बहुत सारी ट्यूब्स और वेसाइकल्स, वेसाइकल्स मतलब क्या, इस तरह के छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आप बोल सकते हो या स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और वेसाइकल्स का एक नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में, और इसी नेटवर्क को मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स के या ट्यूब्स के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये पूरा क्या है, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है RER और एक होता है SER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके सरफेस पे हमें बहुत सारे इस तरीके के, जैसे कि ये है ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्या दिखाई देने वाले हैं, कुछ डॉट्स दिखाई देने वाले हैं। ये डॉट्स और कुछ नहीं, ये डॉट्स हम बोलते हैं कि राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसकी सरफेस पे हमको राइबोसोम्स दिखाई देंगे, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर हम बोलते हैं कि ये राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो RER का तो हमें फंक्शन ना क्लियर हो रहा होगा कि RER जो होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या करें, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, राइबोसोम्स है ही नहीं, तो फिर वो क्या सिंथेसाइज करेंगे, वो हम बोलते हैं कि लिपिड्स और स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करते हैं। क्या ये चीज़ आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई, क्या बोला मैंने कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, इसलिए RER प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, और SER जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं है, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स वो सिंथेसाइज कर सकता है। अब RER जो होता है वो
न्यूक्लियर एनवेलप की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमको पता है कि न्यूक्लियर एनवेलप की दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर और इनर, तो आउटर मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड एसोसिएटेड कौन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वही अगर हम बात करें किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो हम बोलता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की, उससे एसोसिएटेड होता है। तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरे सेल में जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, या बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड है, एक नेटवर्क बना के रखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER न्यूक्लियस के पास से अटैच्ड है उसकी आउटर मेम्ब्रेन से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज कांटेक्ट में रहता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि पूरे हमारे सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरे सेल में हम बोलते हैं कि बिछा हुआ रहता है, नेटवर्क बनाकर रखता है अपनी ट्यूब्स का और वेसाइकल्स का। तो जाहिर है जब कोई चीज़ एक्सपेंडेड रहती है किसी स्ट्रक्चर में तो वो चीज़ क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट का भी काम करेगी, है ना। सपोज यहाँ पे कोई ऑर्गेनल होगा, वो बोलेगा कि मुझे प्रोटीन चाहिए है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना उसको प्रोटीन ला करके दे देगा। क्यों? क्योंकि वो तो फैला हुआ है ना, तो जहां जिसको जो चाहिए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ला करके उसको दे सकता है। तो सेल में एक जगह से दूसरे जगह सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आता है। इसके अलावा पूरे सेल में फैला हुआ है, इसके हेल्प से क्या होता है कि सेल का एक फ्रेमवर्क भी वो बनाता है, फ्रेमवर्क को भी वो बेटर करता है। तो दो यूजेस तो मैंने आपको बता दिए, दो फंक्शंस बता दिए मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। पहला क्या होता है कि सेल में कहीं भी ट्रांसपोर्ट की जो ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट किसी भी सब्सटेंस को करना रहता है, तो वो ट्रांसपोर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये होती है कि कहीं भी आप बोल सकते हो कि पूरे सेल में फैला हुआ है, तो सेल के एक नेटवर्क को, एक फ्रेमवर्क को भी स्टैब्लिश करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्पफुल होता होगा। RER का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, और SER का काम होता है लिपिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसाइज करना। अब जरा ध्यान से सुनो, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने एक वर्ड लिया था जिसका नाम था मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और बहुत से बच्चों ने पूछा था कि मैम ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का क्या मतलब होता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस और कुछ नहीं, बस मेम्ब्रेन का बनना होता है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब मेम्ब्रेन्स तो हमको यूकेरियोटिक सेल में हर जगह दिखाई देंगी, वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद में इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, सभी सेल ऑर्गेनल्स के अराउंड हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स उनका नाम ही होता है। तो ये मेम्ब्रेन्स को बनाने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। कैसे? अभी अभी मैंने आपको बताया कि RER प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और SER जो होगा वो लिपिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसाइज करेंगे। तो कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स मिल करके क्या करते हैं, सेल की जो मेम्ब्रेन है ना उसको बनाने में काम आ जाते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनती है। और ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आ कहाँ से रहे हैं, ये आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन की बनाने की प्रोसेस में या मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो RER प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स सिंथेसाइज करेगा। ये कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो एक फंक्शन ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि ये सेल को एक उसका नेटवर्क या फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है क्योंकि पूरी तरफ फैला होता है सेल में। तीसरी चीज़ ये कि सेल में कहीं भी किसी भी सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट की अगर बात आती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है क्योंकि ये सेल में फैला हुआ रहता है। एक चीज़ को कहीं दूसरी जगह पे जाना है तो वो जाने में, पहुंचाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी बस इतनी ही थी। आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। चलो अब इसके बाद में एक काम करते हैं, क्वेश्चन में जो जो भी सेल ऑर्गेनल्स को मेंशन किया जाएगा ना उसी टाइम पे हम उस सेल ऑर्गेनल को निपटा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है पेज नंबर 65 का, 63 के हो गए, 65 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ऐसे 2 ऑर्गेनल्स के बारे में बताइए जिसके पास उनका खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो भाई जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा ना, ऐसे ऑर्गेनल्स को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। यू नो, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि खुद शासन करने वाले।
भाई अभी तक हम न्यूक्लियस को बोल रहे थे कि न्यूक्लियस क्या है, हेडक्वार्टर है, वही सेल को डायरेक्ट करेगा कि कहाँ कौन सा क्या फंक्शन करना है। सभी सेल ऑर्गेनल्स को आकर के न्यूक्लियस को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि सर हमने ये काम किया है। लेकिन न्यूक्लियस हेडक्वार्टर बना क्यों था? क्योंकि न्यूक्लियस के पास हम बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है, इट हैज़ डीएनए, है ना, इसीलिए न्यूक्लियस को हमने सबसे ऊपर रखा था। लेकिन अगर कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स आ जाएं जिसके पास उनके खुद के क्या हो, डीएनए हो, प्रोटीन्स हो, तो फिर वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी तो सुपीरियर हो जाएंगे ना। तो न्यूक्लियस की तरह वो हेडक्वार्टर तो नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ वो आप बोल सकते हो कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स बन जाते हैं जो कि खुद को अपनी मर्जी से डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हर वक्त जाकर के न्यूक्लियस को रिपोर्ट नहीं करेंगे कि सर आज हमने ये किया है, आज हमने वो किया है, ठीक है। उनको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। तो दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है कौन, हमारे प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई देता है, प्रोकैरियोट्स में तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। मेमेलियन आरबीसीज जो होती है, मैमल्स की जो आरबीसीज होती है जैसे कि हमारी आरबीसीज, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप बेसिकली होता क्या है, सॉसेज जैसा नहीं दिख रहा, जैसे कि हॉट डॉग वगैरह नहीं होता, उसमें जो अंदर सॉसेज लगा होता है उसी शेप का सिलेंड्रिकल डिस्क लाइक आप बोल सकते हो कि सॉसेज शेप्ड का हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अराउंड दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है देखो वो इस तरह से कैसी होती है, फोल्डेड होती है, आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन तो सही है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया फोल्ड होने के कारण बढ़ जाता है, तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं? CRISTAE, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में क्रिस्टे के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये देखो, ये जो क्रिस्टे हैं इनके बीच में कुछ जगह है, मैं इसको रब करके और क्लीन दिखा देती हूँ। ये क्रिस्टे आपको दिखाई दे रहे होंगे, फोर्स दिखाई दे रहे होंगे, इनके बीच में जो जगह है यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए वगैरह प्रेजेंट होंगे, आरएनए होंगे, प्रोटीन्स वगैरह होंगे, ठीक है। क्या आई होप ये वाली बात आप सभी को समझ में आई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात ये होती है कि इसे हम सेल का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पावर हाउस। हेडक्वार्टर किसे कहते हैं? हेडक्वार्टर हम कहते हैं न्यूक्लियस को, और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स किसको कहते हैं? दोनों को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को भी और प्लास्टिड को भी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बेसिकली ये एनर्जी सिंथेसाइज करता है। भाई सेल को इतने सारे काम करने हैं, इतने सारे काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए है। ये एनर्जी सेल के पास आती कहाँ से है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। तो ये बेसिकली क्या करता है? एनर्जी को सिंथेसाइज करेगा। अब सवाल ये है कि कैसे सिंथेसाइज करेगा? तो भाई बेसिकली ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को सिंथेसाइज करता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी हम बोलते हैं कि एनर्जी करेंसी होती है हमारे सेल्स की, ठीक है। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है हमारे सेल्स की, और एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं कौन? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? तो ये जो आपको क्रिस्टे दिखाई दे रहे हैं ना, क्रिस्टे में हम बोलते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम्स कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? इन्हें हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स। और यही ऑक्सीजोम्स क्या करते हैं? यही ऑक्सीजोम्स हम बोलते हैं कि एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं। तो कंक्लूड अगर मैं करना चाहूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। मैमेलियन आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। सॉसेज लाइक शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, कुछ भी शेप मान लो इसका, ठीक है, डिस्क लाइक मान लो। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। इनर मेम्ब्रेन हम बोलते हैं कि फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे के बीच में हम बोलते हैं कि कुछ फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स में डीएनए होता है, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। इनके पास खुद के डीएनए हैं, खुद का जेनेटिक मटेरियल है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं कि उनके पास खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल है, जिसके कारण उनको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसके अलावा
माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल को काम आने वाली, यूज आने वाली एनर्जी को सिंथेसाइज करेगा। कैसे करेगा? तो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है सेल की। क्रिस्टे के सरफेस पे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं, और यही ऑक्सीजोम्स क्या करते हैं? एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं। इतना क्लियर है? फिर आ जाओ कहाँ? प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स हम बोलते हैं कि ये कहाँ होते हैं? ये एनिमल सेल्स में, यूकैरियोटिक तो हैं ही, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में भी, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, हम में नहीं होते हैं। ये किस में होंगे? प्लांट सेल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्लास्टिड्स बेसिकली अलग अलग स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं प्लास्टिड्स की। एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, और एक होते हैं कौन? क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हम बोलते हैं कि ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट हम बोलते हैं कि ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के भी हम बोलते हैं कि फर्दर अलग टाइप्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हम बोलते हैं कि उन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि सन पे एक्सपोज्ड नहीं होते हैं। आई रिपीट, प्लास्टिड्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में भी हम बोलते हैं कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। ल्यूकोप्लास्ट उन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि वो वाले सेल जो कि सनलाइट से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं होते हैं। फर्दर इनके भी टाइप्स होते हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमें भी जाना नहीं है। हम बात करेंगे किसकी? क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट हम बोलते हैं बेसिकली कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये उन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट जो कि सनलाइट से कैसे होते हैं? एक्सपोज होते हैं, जो कि सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा प्लांट सेल्स, उन्हीं में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट भी हम बोलते हैं कि दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं क्या? ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, और एक को हम कहते हैं नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन क्रोमोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? बेसिकली ग्रीन क्रोमोप्लास्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन प्लास्टिड्स के पास या उन क्रोमोप्लास्ट के पास हम बोलते हैं कि ग्रीन कलर का सनलाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? क्रोमोप्लास्ट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रीन और एक होते हैं नॉन ग्रीन। ग्रीन में हम बोलते हैं कि आएंगे कौन? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बेसिकली वो क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि ग्रीन कलर का लाइट सनलाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्या हो? क्लोरोफिल पिगमेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड जिसमें कि क्या हो? ग्रीन कलर हो, क्लोरोफिल हो। ठीक है। तो ग्रीन कलर के पिगमेंट को पोजेस करने वाले जो क्रोमोप्लास्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। और नॉन ग्रीन में आप ये मत समझिएगा कि इसमें कलर होंगे नहीं, कलरलेस तो वो वाले थे ल्यूकोप्लास्ट। नॉन ग्रीन में हम बोलते हैं कि कुछ और पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। अब अगर क्लोरोप्लास्ट का मैं अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके का होता है, डिस्क लाइक होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक हम बोलते हैं कि इनर मेम्ब्रेन होगी। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में आपको बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और हैरानी की बात यह है कि जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर बंडल बना करके रहते हैं, यानी कि गड्डी बना करके रहते हैं। इन बंडल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम ग्रैना कहते हैं। सिंगल बंडल को हम क्या कहेंगे? ग्रैनम कहेंगे। जैसे कि एक वाला ये वाला जो बंडल है इसको हम ग्रैनम कहेंगे, इसको भी ग्रैनम कहेंगे, इसको भी ग्रैनम कहेंगे, सबको कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे? ग्रैना बोलेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और इसी स्ट्रोमा में आपको राइबोसोम्स दिखाई देंगे। ठीक है। इसी में आपको डीएनए दिखाई देगा। आई होप ये चीज़ आप सभी को समझ में आ रही होगी। क्या बोला मैंने? कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है डिस्क लाइक, ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स फर्दर दिखाई देंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको थैलाकॉइड्स कहते हैं। और ये थैलाकॉइड्स आपस में बंडल में अरेंज होते हैं। हर एक बंडल को हम क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं, और कई सारे बंडल्स को हम क्या कहते हैं? ग्रैना कहते हैं। इसके अलावा ये सभी आपस में ग्रैना एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? लैमेला के थ्रू। क्लोरोप्लास्ट में आपको लिक्विड मैट्रिक्स भी दिखाई देगा, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इसी स्ट्रोमा में डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं। तो प्लास्टिड में भी क्या है? खुद के डीएनए है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है, जिसके कारण ये भी क्या हो जाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल हो जाता है। तो आज हमने टोटल 3
सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर डिस्कशन किया है। एक हमने पढ़ा कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और एक हमने पढ़ा कौन, प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में एक और चीज़ है, जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोलते हैं ना कि ये पावर हाउस है हमारे सेल का, प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं, ये किचन होती है सेल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ही हम बोलते हैं कि लाइट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, यानी कि खाना बनेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में तो होते ही नहीं है, यूकैरियोट्स में होते हैं। यूकैरियोट्स में भी एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं। और प्लांट हम सबको पता है कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो कहाँ बनता है, यही बनता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल की किचन कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस व्हाट विल हैपन। खुद ही दिमाग लगाओ भाई कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सेल का डिस्ट्रॉय हो गया है तो सेल जो बेसिक हमारी जो फंक्शंस होती है, लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं कर पाएगा, एक्सक्रीशन नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि सेल की डेथ होना डेफिनेट होगा। ठीक है, तो आज की सेशन में हम केवल 2 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 65 के। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ और भी कई सारे ऑर्गेनल्स अभी बचे हैं, उनको भी हमें रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंडेक्स क्वेश्चंस, पेज नंबर 65 के। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स है वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।